प्रशांत किशोर के ऑडियो टेप से किसको खतरा? वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। बंगाल में ऑडियो टेप की पॉलिटिक्स क्या है? तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर जो कॉफिन में जो लास्ट जो पिन होता है वो पिन गाथने का काम करके गया है और तृणमूल कांग्रेस को जो भी जितना भी बचा कुचा उन लोगों का वो था उसको भी खत्म करके प्रशांत किशोर यहाँ से निकल चुका है। क्या पीके ने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की? क्या बीजेपी पीके के ऑडियो टेप पर खेला कर रही है? ऑडियो टेप कांड पर क्या कहते हैं प्रशांत किशोर? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वैसे तो बंगाल की धरती से जब आप देखें कोई भी कवरेज तो आपको पता होता है हर सुबह एक नए बवाल के साथ शुरुआत होती है, लेकिन कुछ ऐसे बवाल होते हैं जिनकी आहट या फिर कह लीजिए ऑडियो काफी दिनों तक चलता है। उन्हीं में से एक प्रशांत किशोर जी, मुख्य रणनीतिकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए, जो इस बार चुनावी मैदान में है मोदी के खिलाफ। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ, लेकिन मोदी के खिलाफ। और खास तौर पर ये चर्चा जो छिड़ी है वो उस ऑडियो चैट लीक के बाद जिसमें प्रशांत किशोर जी, ममता बनर्जी के मुख्य रणनीतिकार, पत्रकारों से बात करते हुए मोदी और मोदी की लोकप्रियता का जिक्र कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपसे यही कि क्या कहीं दिल के किसी कोने में मोदी के लिए चाहत अब भी बाकी है, क्योंकि मोदी प्रशंसक आप लग रहे हैं, और क्या उनकी लोकप्रियता का लोहा बंगाल में आप मान रहे हैं खुलकर? नहीं, पहली बात तो जो आपने दर्शकों को बताया ऑडियो लीक, देयर इज नो ऑडियो लीक टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। जितना मैं समझता हूँ, जो जिस प्लेटफॉर्म पे वो चर्चा हो रही है वो ओपन प्लेटफॉर्म है। ये तो ऐसे हो गया कि मैं और आप बात कर रहे हैं, कोई दर्शक जो आज तक का दर्शक नहीं है वो इसको टेप करके और कह दे कि अंजना और प्रशांत किशोर के बात को हमने लीक कर दिया। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है। चैट बॉक्स या चैट हाउस जो भी ऐप का नाम है, क्लब हाउस, वो ओपन प्लेटफॉर्म है, वो क्लोज प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको कि लीक करने की जरूरत है। दूसरी बात कि उस बातचीत के दौरान क्या कहा गया और क्या रिलीज किया गया है, मैंने अपने ट्वीट में भी ये बताया है कि आपको पूरा, अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ कहा है तो आपको पूरा ही चैट को लीक करना चाहिए। उसको सिलेक्टिवली क्यों कर रहे हैं? मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इस देश में सारे लोग क्रिकेट और बॉलीवुड के बड़े फैन हैं। क्रिकेट का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मैच की शुरुआत में आप जाकर इंडियन कैप्टन से पूछते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, और आप इंडिया के कैप्टन से पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी मजबूत टीम है, आपको क्या लगता है, क्या चांसेस? व्हाट वुड यू हियर फ्रॉम द कैप्टन ऑफ इंडिया? यस, ऑस्ट्रेलिया इज अ वर्ल्ड चैंपियन टीम, दे हैव वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स एंड दे आर द टीम टू बीट एंड वी टेक देम वेरी सीरियसली। लेकिन हमारे पास अपने प्लेयर है, हमारी अपनी रणनीति है और हम इनको, अगर हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए तो हम इनको हराएंगे। सपोज कीजिए मैंने ये बात आपको कही, आप एज ए पत्रकार दूसरा हिस्सा हटा दें और पहले हिस्से को इस तरह से चलाए ब्रेकिंग न्यूज करके कि भारतीय कप्तान ने मैच की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया से हार मानी। अपने प्रतिद्वंदी को या अपने कॉम्पिटिटर को या उनके स्ट्रेंथ को समझना, उसको अप्रिशिएट करना कमजोरी नहीं है। नीति भी नहीं, मैं मोदी की लोकप्रियता का लोहा मानते हैं ना प्रशांत किशोर? लोहा मानने की बात नहीं है। बात यह है कि बाय नेचर और नीतिगत तरीके से भी अगर आप कह लें तो मेरा ये स्वभाव है कि मेरी जिनसे भी मेरा कंपटीशन है, मैं उस व्यक्ति की जो ताकत है उसको 2% बढ़ाकर ही एसेस करके रखूंगा। अगर मेरे सर्वे में, मेरे असेसमेंट में या मेरे टीम के समझ में मोदी जी की लोकप्रियता 40% है, तो मेरा हमेशा उनको ये सुझाव होगा कि भाई इसको 50 मानो और तब तैयारी करो। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, और किस परिप्रेक्ष्य में मैंने वो कहा है कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं। मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, इस बात को मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो भाई लोकप्रिय हैं तभी प्रधानमंत्री हैं। 20 करोड़ जनता ने उनको वोट करा है। लोगों ने सवाल ये किया कि भाई आप कह रहे हैं बंगाल में तृणमूल जीत रही है, क्या इस पर कायम है? मैंने कहा बिल्कुल कायम है। लोगों ने कहा उनको कितना सीट आएगा? मैंने कहा उनको 100 से कम आएगा। मैंने ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा है। तो फिर पत्रकारों ने यह सवाल किया कि भाई लेकिन उनको 40% वोट आ रहा है,
तो मैंने उसके जवाब में ये बताया कि वो 40% वोट क्यों आ रहा है। उस 40 और जिस पार्टी को भी 40% वोट बंगाल जैसे बड़े राज्य में आएगा उसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 40% वोट समाज के किन वर्गों से या किन विषयों पर उनको मिल रहा है। मैंने उसमें ये जरूर बताया और फिर से मैं आपके दर्शकों के लिए रिपीट कर देता हूँ ऑन रिकॉर्ड, ताकि ये कोई लीक ना रहे और ये 2 मई को इस्तेमाल किया जाए। अरे बिल्कुल, मैंने जो कहा मैं उसको रिपीट किए देता हूँ। तृणमूल यहाँ भारी बहुमत से जीतकर आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की ताकत नहीं है, या आप इसको दूसरे शब्द में ऐसे कहें कि बीजेपी की बहुत ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी जीत रही। दोनों चीज एक नहीं है। लेकिन 100 सीटों से ज्यादा आएगी तो हाँ, आप बिल्कुल छोड़ देंगे काम। ये बात तो मैं आपके कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ। मैं जो भी काम मैं करता हूँ जिसकी वजह से आप मेरे से बात कर रहे हैं, रणनीतिकार कह रहे हैं, मैं अपने आप को पॉलिटिकल एड कहता हूँ, कोई मैनेजमेंट कहता है, जो जिस भाषा का भी सब उपयोग है, जो काम मैं करता हूँ इस काम को करने का आगे कोई मतलब नहीं है अगर यहाँ बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें आए। ऐसा मेरा अपना मैं आपकी बात को काउंटर करती हूँ 2 बातें कह। जी बिल्कुल। आपका ये कहना कि ममता बनर्जी ही जीतेंगी आफ्टर थॉट है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? भाई आफ्टर थॉट नहीं, मैंने दिसंबर में कहा है। चैट लीक होने के अरे बाद। नहीं, मैंने दिसंबर में कहा है। सर मैंने दिसंबर में कहा। लीक होने के बाद पहली बात तो आप करेक्ट कीजिए अपने आप को। आप सुनिए तो मेरी बात। नहीं, कैसे सुने? आप काउंटर पहले सुनिए, पॉइंट तो सुनिएगा ना। मेरी बात स्ट्रैटेजी कैसे बनाइए जब इंटरव्यूअर का सवाल ही सुन तो लीजिए आप। उसी वीडियो उसी लीक में एक आगे का हिस्सा ये भी है जब एक महोदय बातचीत के दौरान कहते हैं कि अरे इसमें से तो एक महिला या एक पुरुष कहते हैं कि अरे इसका तो एक स्क्रीनशॉट किसी ने डाल दिया सोशल मीडिया पे। सुनिए उसके बाद मैंने क्या कहा? पूरी बात आपने कहा ठीक है डाला होगा। फिर दूसरा सुनिए तो मैंने क्या कहा? नहीं होल्ड ऑन, आप जाती है। नहीं फिर एक व्यक्ति कहते हैं कि ऐसा होगा कि कोई हमारी बात रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। हाँ ठीक है, तो फिर उस पर मेरा जवाब क्या है? उस गंभीरता छा गई। नहीं, मेरा जवाब क्या है? शांत नहीं, कोई शांत नहीं हुआ। ये आप जबरदस्ती का रिकॉर्डिंग हो रही थी। अरे भाई आप जबरदस्ती का ऑप्टिक्स बना रहे हैं। जब ये बात कही गई है उसके बाद 45 मिनट तक वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे बातचीत चलती रही है। मेरा स्टेटमेंट उस पर किसने क्या क्या मैं नहीं जानता हूँ। मेरा स्टेटमेंट ये है कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कर भी रहा है, आप तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि इस बात मैं जो बात कह रहा हूँ वही बात आप कह रहे हैं कि किसी ने ये बताया कि लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ठीक है, करने दीजिए। हम तो वही वाले हिस्सों में मोदी की ज्यादा बात बिल्कुल बात हुई है, उसके बाद सारी बात हुई है। 45 मिनट की जो चर्चा है उसमें ज्यादातर जो बात है वो ये मुझे लगता है कि पहले 10 मिनट में ही किसी ने ये बात को उठाया। मैंने ये कहा कि मैं वही बात कह रहा हूं जो मैं बात पब्लिकली कहता हूं। लेकिन ये कहना जब आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं, आप लीक की बात छोड़ दीजिए, मैं आपके टेलीविजन पे कह रहा हूं कि मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं यहाँ, इससे क्या दिक्कत है? भाई पॉपुलर है। अगर बीजेपी को यहाँ 40% वोट मिल रहा है, बंगाल जैसे बड़े राज्य में उनको लोकसभा में 18 सीट मिली है, कुछ तो वजह होगी तभी मिली होगी। मैं उनमें से नहीं हूं। आपके बोलने का मतलब है ना कि बाजी पलट रही है। किसने कहा? बीजेपी ने कहा डाल दिया। अरे भाई बीजेपी जो चाहे कह ले। ममता की सरकार नहीं बन रही है, अब मोदी की सरकार बन रही है। अच्छा आप मुझे सुना दीजिए। अरे आप सुनिए ऐसा नहीं, आप दलितों के वोट में आपने कहा कि दलितों का भी एक बड़ा हिस्सा जा रहा है बीजेपी। अभी आपको कह देता हूँ इसमें मतुआ समुदाय आपने कहा। अरे भाई मतुआ दलित का हिस्सा है, पहले तो ये समझ लीजिए। मतुआ या नामशूद्र जो हैं वो दलित समाज का एक हिस्सा है। मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड, लीक की बात क्यों कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं ये बात कि दलितों का एक बड़ा समुदाय, और आपको मेरे कहने की जरूरत नहीं है। CSDS के सर्वे में ये बात प्रमाणित तौर पे कही गई है कि लोकसभा के चुनाव में करीब 80% से ज्यादा दलितों ने बीजेपी को वोट किया। मैंने अपने चैट में जो सो कॉल्ड आप लीक जिसको बता रहे हैं, मैंने ये कहा कि बाई लार्ज SC समुदाय में और उसमें खासकर जो मतुआ समुदाय के लोग हैं वो बाई लार्ज बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं जितना लोकसभा में कर रहे थे। ये बात कही है मैंने, और इसमें छुपाने की क्या बात है? सवाल नंबर 3, आपने ध्रुवीकरण को खुलकर स्वीकारा है। बिल्कुल स्वीकारा है, पूरी बात स्वीकारा है। प्रशांत किशोर आ जाए, शुभेंदु अधिकारी आ जाए, कुछ नहीं होता है। जो हिंदू वोट है वो हिंदू वोट है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को जो 40% वोट मिल रहा है, मैं फिर से आपके दर्शकों के लिए रिपीट किया सवाल पूरा होने दीजिए। क्योंकि आप उल्टा बात कह रहे हैं ना। मैंने ये कहा कि बीजेपी को जो वोट मिल रहा है उसके 4-5 जो की कंपोनेंट हैं वो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, उसकी वजह से मिल रहा है। ध्रुवीकरण है, इसलिए उनको वोट मिल रहा है। स्वीकारा है आपने? अरे स्वीकार क्या करना, मैं कह रहा हूँ इसमें। आप तो ऐसे कह रहे हैं स्वीकारा जैसे कोई बहुत बड़ी सीक्रेट है जिसको मैंने पीछे स्वीकार कर लिया। तीसरी बात मैं आपको फिर से स्वीकार कर, अगर वो स्वीकारना है तो मैं फिर से स्वीकार कर लेता हूँ। मोदी जी की पॉपुलैरिटी, ध्रुवीकरण, SC समुदाय का एक बड़ा हिस्सा जो बीजेपी को वोट कर रहा है, और हिंदी भाषियों में बीजेपी की पकड़, ये चारों
चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है बीजेपी के 40% वोट में। लेकिन सच्चाई, जितनी बड़ी सच्चाई ये है, इतनी बड़ी सच्चाई ये भी है कि 40% अगर वोट बीजेपी को आ रहा है तो तृणमूल को 45-46% वोट आ रहा है। 40% के साथ वो 100 सीट नहीं ले नहीं पाएंगे। नहीं ले पाएंगे, यही तो मैं नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल। तो मैं आपको यही बताना चाह सीट रहा वाइज हूं, आपको लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा उनको, सीट वाइज, रीजन वाइज के वाइज सबसे बड़ा ऑपोजिशन बनेंगे, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि लोकसभा में भी उनको 41% वोट आया था। लोकसभा में वो 18 सीट जीते, और अगर उसको आप असेंबली में कन्वर्ट करेंगे तो वो 120-121 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आगे थी। तृणमूल 164 विधानसभा में आगे थी। बीजेपी को जीतने के लिए 150 के पार होना है। तो मेरा पूरा ये है कि भाई 40-41% का जो वोट शेयर है बीजेपी का, वो इन वजहों से है, उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ है तो वो घट ही रहा है। अब सिक्के का वो पहलू जो सवाल आपने मेरा काटा था, मेरा सवाल दरअसल ये था कि आपने उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण को स्वीकारा है? बिल्कुल नहीं। क्या आपने ममता बनर्जी को मुस्लिम तुष्टीकरण का कसूरवार ठहराया है? जब आपने कहा है कि सौभाग्य दुर्भाग्य, लेकिन इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है। देखिए, अब यही बात है, जब किसी भी चीज को, मैंने कहा ना, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला, कि आपने एक पार्ट को काट दिया और एक पार्ट को घुमा रहे हैं। इफ को हटा दीजिए, इफ समवन विंस, और इफ को हटा दीजिए और कहिए कि ये कह रहे हैं समवन विंस। सवाल ये किया गया है कि भाई भाजपा ध्रुवीकरण क्यों कर पा रही है? क्या इसका सारा दोष मीडिया को दिया जाना चाहिए? क्या ऐसा वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे वो ज्यादा स्ट्रांग हैं? क्या वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि समाज बदल गया है? उसमें मैंने 4-5 बातें बताई हैं कि भाई इसमें जो मीडिया का अपना योगदान है वो भी है, जो जिस तरह से सरकारें चली हैं उसका मीडिया भी का योगदान, बिल्कुल। अगर आप एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जो उसको लोग मानते हैं कि ये सपोर्टिव है या प्रोपेगेंडिस्ट हो गया है, एक मीडिया का हिस्सा तो वो भी है ना सर, जो बंगाल में रहते हुए अरे भाई, मैं खिलाफ नहीं लिख सकता। मैंने आपको, फिर वही बात है, मैंने आपको क्या कहा? आप एक हिस्से को मीडिया को प्रोपेगेंडिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी है। मेरे से सवाल ये पूछा गया, पश्चिम बंगाल के पत्रकारों को ये हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ लिख सके? यही तो हालत है। देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए तो एक सच्चाई ये भी दिखती है, क्या वो भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? जितने पत्रकारों की हिम्मत उत्तर प्रदेश या बिहार या दूसरे राज्यों में है, उतनी पत्रकारों की हिम्मत पश्चिम बंगाल में भी है। हाँ। डिग्री माइट वेरी, मामला बराबर है ना? बराबर नहीं है। जो सत्ता में होता है उसका थोड़ा बहुत दबाव पत्रकारों पर या समाज पर होता ही है, उस बात को मानकर चलिए, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण, जहां तक वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात है, मैंने उसमें उनको ये बताया है, उनका ये कहना था कि भाई भाजपा क्यों ध्रुवीकरण कर पा रही है। तो मैंने जो 5-6 पहलू बताए, उसमें यह भी बताया कि आपको ये मानना पड़ेगा कि कहीं आपसे कुछ गलती हुई होगी, तभी तो समाज में ऐसा कोई संदेश क्या गलती हुई ममता दीदी से? गलती ममता दी की बात नहीं हुई है, गलती ये हुई है कि अभी तो बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। मैं तो वही आपको, मैं पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ। अब तो आप कैप्टन अमरिंदर, नहीं, अरे कैप्टन अमरिंदर छोड़िए, वो तो उनके साथ में काम पहले कर चुका, वो उसकी बात नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में अगर आपको किसी समुदाय का वोट नहीं मिल रहा है, या अगर किसी समुदाय की आपसे शिकायत है, तो एज ए बिलीवर इन डेमोक्रेसी, रादर देन ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट विद द पीपल, यू हैव टू लुक इंट्रोस्पेक्ट एंड सी कि भाई हमसे या हमारे अप्रोच से या हमारा जो पब्लिक से इंटरेक्शन है उसमें कहीं कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से जनता को ऐसा लगता है, उसको आपको सुधार करना चाहिए। इतनी सी बात है। मेरे अगले सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिए। मैं सारे सवाल के जवाब ईमानदारी से देता हूं। ज्यादा ईमानदारी की जरूरत बिल्कुल। आप तो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी सभी नेताओं को सिखा रहे हैं, तो मुझे डर ये लग रहा है कि आप वैसा ही कुछ बोल के यहाँ से ना निकल जाए। पत्रकार मेरे से बात करते हैं या जानते हैं, उनको ये मालूम है कि मैं डिप्लोमेसी करता नहीं हूँ बातचीत में। वो तो चैट में लीक हो गया सर। नहीं, अब फिर वही बात है, आप देखिए, आप अड़े रहिएगा कि ये चैट था जो लीक हो गया, तो भगवान आपका भला करे। भाई जो बात देखिए, जो मेरी बातचीत वहां पर थी, वही बात मैं फिर से आपको शब्द से रिपीट किए दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी पॉपुलर हैं, मैं कह रहा हूँ कि ध्रुवीकरण का बीजेपी को यहाँ बंगाल में फायदा है, मैं कह रहा हूँ कि दलितों में एक बड़ा तबका बीजेपी को वोट कर रहा है, उतना नहीं जितना लोकसभा में किया था, लेकिन अभी भी कर रहा है। और चौथा, हिंदी भाषियों में बीजेपी की एक ट्रैक्शन है। इसमें कोई ऐसी सीक्रेट बात है नहीं जिसके लिए आपको चैट लीक करने की या मुझे फॉलो करने की या मेरे कमरे में घुसकर सुनने की बात है। मैं ये बात ओपनली सारे प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ। तृणमूल की जितनी मीटिंग होती है वर्कर्स की, उसमें भी ये कहता हूँ कि भाई इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसीलिए अब उस सवाल का जिसका मैं कह रही थी, खास तौर पर कि ईमानदार जवाब दीजिएगा। कई नेताओं के आपके इंटरवेंशन के बाद कोर्स करेक्शन का एक देखा गया है कि उन्होंने अपने आप को हिंदुत्व या फिर हिंदू धर्म के लिए अपना सद्भाव दी, चाहे उसमें चंडी पाठ हो या फिर ममता दीदी का चंडी पाठ हो, अरविंद केजरीवाल का हनुमान चालीसा है।
क्या ये फैक्टर इन आप कर रहे हैं कि हिंदुत्व इज हियर टू स्टे इन इंडियन पॉलिटिक्स? तो कोई भी नेता अगर चाहता है कि वो पुरानी बातों को करके बीजेपी से टक्कर ले तो आपको चंडी पाठ और हनुमान चालीसा करना होगा। क्या ये कोर्स करेक्शन का हिस्सा है? नहीं, ये कोर्स करेक्शन का हिस्सा नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। पहली बात कि नेता जो कर रहे हैं वो सब मेरे कहने पे कह रहे हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरे कहने पर भी कर रहे हैं तो मेरा उनको सुझाव यही है कि जो आप हैं वो दिखना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं तो प्रैक्टिसिंग हिंदू दिखाइए, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। अगर आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं तो इसको छुपाने की बात नहीं, इसको ओवरप्ले भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप हैं, देखिए, एज ए मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी और सुझाव मैं आपको क्या कहूंगा, यू बी योरसेल्फ। जो आप हैं वो जनता को दिखना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो जनता को दिखना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो जनता को दिखना चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है तो जनता को दिखना चाहिए। अगर आप तुष्टीकरण नहीं करते हैं तो जनता को दिखना चाहिए। इसमें कौन सी ऐसी सीक्रेट बात है? प्रशांत किशोर जी आज तक पर ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं तो वो दिखना चाहिए। नहीं, यानी मंच पर आप जो भी हैं चंडी पाठ पढ़ने की जरूरत हो तो बिल्कुल नहीं। आप चंडी पाठ दीदी हमेशा से यहाँ पर दुर्गा उन्होंने कहा कि मैं तो वैसे भी रोज करती हैं। मंच पे ही नहीं, मंच पे आपने कराया। मैं आपको बता रहा हूँ, मंच पे आपने कराया। मैं इसीलिए मैं जानता हूँ आप यही बोलेंगे। भाई नवरात्र में जब यहाँ दुर्गा पूजा का शुभारंभ होता है तो दीदी सैकड़ों पंडालों में, या एज ए मैटर मुझे लगता है कि जो भी चीफ मिनिस्टर रहता होगा वो पंडालों में जाता है उसका शुभारंभ करने। वहाँ पर पाठ भी होता है, वहाँ आरती भी होती है, वहाँ लोग प्रेयर भी करते हैं। और आपको क्या लगता है कि कोई हिंदू अगर दुर्गा जी के टेम्पल में जाएगा या दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाएगा तो उसका नमन करेगा ही, पूजा करेगा ही? मंदिर और मंच का फर्क फिर कैसे मिटा? बिल्कुल नहीं, आपकी सहयोग कोई फर्क नहीं है। मंदिर और मंच कोई का फर्क नहीं है। इसलिए आपके सुझाव से मंच पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सामने से आपको बताया जा रहा है कि आप हिंदू नहीं हैं, सामने से आपको बताया जा रहा है कि आप मुसलमान हैं। तो साबित करना पड़ा ना, मतलब साबित करने की बात बीजेपी का दबाव कह रहा है वो गलत, आप उसको पूछ नहीं रहे हैं। खूब पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं। आपने तो सांप्रदायिक गैर सांप्रदायिक का फर्क ही मिटा दिया देश की राजनीति से। देखिए, हर वो विपक्ष का बड़ा नेता जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, चाहे वो देखिए अरविंद केजरीवाल, सांप्रदायिक नहीं है। आप सांप्रदायिक जबरदस्ती उसको बता रहे हैं। गैर सांप्रदायिक कह रहे हैं। अब तक बीजेपी को सांप्रदायिक कहा जाता था। मेरा सवाल समझिए, मैं कह रही हूँ बीजेपी को सांप्रदायिक कहते थे हम तो धर्म को मंच पर चुनाव में नहीं लाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि तमाम पार्टियां मंच पर धर्म को ला रही हैं। ये आपका अपना देखने का तरीका है। जैसे मान लीजिए भाजपा वाले कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं? जब आप उनसे सवाल पूछते हैं कि साहब आप मुस्लिमों को क्यों छोड़ रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, हम सबका साथ सबका विकास के साथ चलते हैं। तो क्या वो मुस्लिम के तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा सवाल तो हम उनसे पूछते हैं ना सर, आप सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। आप हम तो ये हम पूछते हैं, पूरे बिहार में घूम के पूछा, पूरे बंगाल में पूछा। मुझे अगर आप यहाँ पर हैं तो जरूर पूछिए ये बात उनसे। तो वो आपको क्या कहते हैं कि देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी का कार्य पद्धति ऐसा है कि हम विनेबिलिटी पर जाते हैं और हमारे लिए कोई धर्म या समुदाय का महत्व नहीं है। हम सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास में विश्वास रखते हैं। तो आप उस समय उनको तो नहीं कह रहे कि आप अच्छा, तो अब आप विपक्षी दलों के या मुस्लिम वोट के दबाव में आकर आप हिंदुत्व उनका तो सामने सब एक है ना सर, वो तो कोई पर्दा रखते ही नहीं है। वो तो पर्दा नहीं रखते, वो कहते हैं कि मुस्लिम को टिकट नहीं देंगे। वो तो साफ कहते हैं, हम कहते हैं कि इसलिए किसी को टिकट नहीं देंगे कि वो मुस्लिम है, हम इसलिए देंगे कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसने मेहनत की है। तो आप ये टेलीविजन पे अपने दर्शकों के सामने मान रहे हैं कि वो तो ब्रेजनली उन लोगों ने टिकट नहीं दिया है। बिल्कुल टिकट की बात नहीं टिकट देते हैं, बात ये कहते हैं रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो ये नहीं करते हैं, नहीं दे रहे हैं। तो ये तो गलती मान रहे हैं ना, ये तो बोलना पड़ेगा किसी को भी। गलती है, अगर कोई पत्रकार ये नहीं पूछेगा तो गलत है। नहीं पूछ रहा है। दूसरा हिस्सा ये भी है, खूब पूछते हैं सर, दूसरा हिस्सा ये है कि क्या उस दबाव में आकर ममता बनर्जी, कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई आपको कह रहा है कि आप करप्ट हैं, वो तो जिहादी ममता कहते हैं। सुनिए तो बिल्कुल सही बात है, सही बात है, आपने ठीक कहा। अगर आपको कोई कहेगा कि आप करप्ट हैं तो आप मंच पर जाकर क्या जवाब देंगे कि मैं करप्ट नहीं हूं, और आपने उस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए, प्रूव करने के लिए 4 आर्गुमेंट देंगे। कोई कहेगा कि आप जिहादी ममता है। आप स्वीकारने में डर क्यों रहे हैं? मैं क्या स्वीकार, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। बताया कि चंडी पाठ और हनुमान चालीसा मैं कह रहा हूं कि आप जो हैं वो मंच पर दिखना चाहिए। 2024 की लड़ाई में हिंदुत्व वर्सेस जो हिंदुत्व को नहीं स्वीकारेगा वो पार्टी ये बिल्कुल जो समाज के लिए अच्छा काम करेगा वो उसको समाज स्वीकारेगा और उसको वोट भी मिलेगा, और आप देखेंगे कि कितनी बड़ी जीत ममता बनर्जी की होती है यहाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, लेकिन आप नहीं कह रहे कि जाके चंडी पाठ बस प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, ये बता दो मंच। पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ये है कि जो आप हैं और आपके खिलाफ
या आपके विरोधी अगर कुछ कुप्रचार कर रहे हैं तो उसको आपको प्रोएक्टिवली जाकर काउंटर करना पड़ेगा। और ये बात आप करप्ट हैं, आप तोलाबाज हैं, आप भाई जैसे बीजेपी आरोप लगा रही है कि दीदी तो अब चीफ मिनिस्टर नहीं होगी, अब तो ये अपने भतीजे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती हैं, तो दीदी को ये जाके बात बता नहीं पड़ती कि भाई पार्टी मैं चला रही हूँ, ये कौन झूठ फैला रहा है। अगर कोई आपके खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश करेगा और उसको अगर आप काउंटर करने का प्रयास करते हैं तो उसमें खराब क्या है भाई? आपने एंटी इनकम्बेंसी भी बोला है, गुस्सा है सरकार बिल्कुल। के खिलाफ, अरे ममता के खिलाफ गुस्सा है। देखिए फिर आप उसको, सर ऐसी बात तो आप कभी भी, अगर एक सेकंड मैं रोज अभी बोल रहा हूँ, फिर से बोल देता हूँ, आराम फिर से क्या बोल ये देता हूँ। बात आराम से आप बोले तो बात सामने आ गई, वरना कभी किसी इंटरव्यू सब में आप हर सबने स्वीकार बोला नहीं है, कि गुस्सा है बिल्कुल। ममता आप के इंडियन खिलाफ। एक्सप्रेस के इंटरव्यू में जाकर देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए जाके आइडिया एक्सचेंज में। उससे पहले मैंने राहुल कंवल को इंटरव्यू दिया है, आपके सिस्टर चैनल को। आपने बोला कि ममता बिल्कुल से बोला गुस्सा है, नहीं मैंने ये बोला है कि 10 साल जब कोई भी सरकार चलती है तो एंटी इनकम्बेंसी टू सम एक्सटेंट विल बी देयर। मैं उसके आगे भी मैंने स्वीकार किया है कि ये भी संभव है कि बंगाल के कुछ हिस्सों में तृणमूल के खिलाफ कुछ गुस्सा भी होगा, लेकिन ये जानकारी है और सबके पास है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। हमारे लिए ये जरूरी है समझना कि ये जो गुस्सा है या एंटी इनकम्बेंसी है वो कितने एक्सटेंट तक है और किसके खिलाफ है। लोकल तृणमूल के खिलाफ है, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ है या लीडरशिप के खिलाफ है। आंसर पूरा होने दीजिए। कंक्लूजन में ये है कि भाई यस एंटी इनकम्बेंसी है, हाँ कुछ क्षेत्रों में गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आज तृणमूल और ममता बनर्जी इस राज्य की सबसे मान्य, सबसे लव्ड, सबसे ट्रस्टेड फेस और लीडर है। इस बात को मैंने हर जगह कहा है, इसमें कोई नई बात क्या है। ये कोई रेवोल्यूशन नहीं है कि प्रशांत किशोर ने माना कि तृणमूल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कुछ पॉकेट्स ऑफ बंगाल में है। शुरू में थोड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्या नहीं ममता दी ने embarrassment पूछा कि ये क्या बिल्कुल नहीं पूछा। मुझे दीदी ने अभी तक उस पर कोई सवाल ही नहीं करा है। बात ही नहीं हुई आपकी? कम से कम 10 बार उसके बाद अभी नहीं जब हम छुड़ा हूं। इंटरव्यू के लिए आए तब भी आपका कॉल उनके साथ नहीं चल तो रहा था, ठीक है, लेकिन तो कुछ मैं कह रहा हूँ बात हुई नहीं हुई। 10 दफे बात होती है दिन में, लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसी बात कही नहीं। दीदी ने पूछा ही नहीं कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें की बोल दो, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं क्योंकि ऐसा कुछ बोला ही नहीं, जैसा कि जो मैं पहले से नहीं बोल रहा हूँ। अरे मीडिया को तो स्ट्रांगली फॉलो करती है। अरे भाई मीडिया को फॉलो करती हैं और मेरे से रोज डायरेक्ट साहब से बात हुई? डायरेक्ट से क्यों बात होगी? मैं दीदी से जब मेरी जो बात हो रही है तो दीदी ने जब कुछ नहीं कहा तो दूसरे का सवाल ही कहाँ उठता है। अच्छा, ये क्या आपके पूरे पोजीशन को कहीं हार्म करता है? उसका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं। आप मुझे इतना कमजोर मत समझिए। आपको कमजोर कौन समझ रहा है? किसी एक क्लब हाउस, बीजेपी वाले भी आपकी बात सुनकर इतना उछाल रहे हैं तो कमजोर आपको कोई नहीं समझ रहा है। क्लब हाउस का एक डिस्टॉर्टेड कन्वर्सेशन मेरे पोजिशनिंग, मेरी जो स्थिति है या मेरी जो पोजीशन है उसको हिला नहीं सकता है इतनी। और अगर बीजेपी वाले इस पर इतना खुश हो रहे हैं तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको मुंह में घी शक्कर वो इसी पर खुश रहे हैं कि भाई हमने माना कि भाई बीजेपी बहुत फॉर्मेडेबल पार्टी है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर इस बात को खत्म कर रहा हूँ। दिल्ली के चुनाव में उनके एक चुनाव प्रभारी से किसी ने पूछा, भाई प्रशांत किशोर अभी आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, इसका कुछ आपको नुकसान होगा? तो बड़े मंत्री हैं सज्जन ने यह बताया कि कौन है प्रशांत किशोर, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो मेरे से फिर ANI ने सवाल पूछा कि सर आपके विषय में तो ऐसा कह रहे थे। बिहार वाले मंत्री? नहीं, बिहार के मंत्री नहीं, केंद्रीय सरकार में मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बड़े मंत्री बिहार वाले हैं? बिहार वाले नहीं है, अच्छा। डिप्लोमेट रहे हैं, अभी मंत्री है एविएशन के। अच्छा। मैंने उन ANI को जवाब दिया और मैंने उनको बताया कि भाई वो मुझे नहीं जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए तो, लेकिन मैं उनको भी जानता हूं और उनके नीचे काम करने वाले सारे कार्यकर्ताओं को, ऑफिस बेयरर्स को जानता हूं, क्योंकि यही मेरा काम है। अगर मैं आपको जानूंगा नहीं, आपकी शक्ति को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी वीकनेस को नहीं अध्ययन करूंगा, नहीं समझूंगा, तो फिर मैं किसी को सलाह क्या दूंगा? तो मुझे ये मानने में कोई हरदीप पुरी को आपका जवाब? हाँ, जवाब मैंने दिया था। अच्छा, इसको कंप्लीट करने दीजिए। जब दिल्ली का चुनाव आया तो कौन किसको जाना? तो मेरे लिए ये मानने में कोई, अगर बीजेपी को 40% वोट आ रहा है, मैं अपने जब इंटरनल मीटिंग में बैठता हूं मैं कहता हूं भैया इसको 45 करो और फिर देखो कि कैसे जीतेंगे। क्योंकि नीति तो यही कहती है कि आप अपने प्रतिद्वंदी को कभी कम कर मत आंकिए। मैं कम करके क्यों आंकूंगा? लेकिन बीजेपी कहती है आपका दम है, आपको लगता है कि केजरीवाल आपकी वजह से जीते? मेरा कोई दम नहीं। ये मैं अपने अगेन ये भी बात जो है, नीतीश कुमार के साथ काम किया और गठबंधन के साथ, वो गठबंधन जीता, उनका कहना है कि दम है। सारे इंटरव्यूज में ये मैंने बात कहा है और अभी भी कह देता हूँ कि पीपल ओवर एस्टिमेट अस, वी आर हाईली ओवर रेटेड। हम लोग की कोई ताकत नहीं है कि हम किसी को जिता सकते हैं या हरा सकते हैं। मामला अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ। अरे भाई, हार की जिम्मेवारी हम पर है, लेकिन यूपी को साथ पसंद है। एक बात समझ लीजिए कि क्या पसंद है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जो लोग भी कहते हैं कि मेरा आप एक इंटरव्यू दिखा दीजिए, एक लाइन बता दीजिए मेरे मुझसे जहां मैंने कहा है कि भाई मैंने जिताया या मैंने ये जीत का सेहरा मुझे मिलना चाहिए। जीतती पार्टी है, जीतते लीडर्स हैं। आप घड़ा बनाना चाहते हैं, बिना मिट्टी के घड़ा बना सकते हैं क्या?
आप कितने बड़े भी कारीगर हैं, बिना मिट्टी के घड़ा तो नहीं बन सकता है। आप उस मिट्टी में से अगर कुछ कंकड़ बालू है तो उसको हटा सकते हैं, उसमें पानी की मात्रा कितनी हो सकती है ये बता सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर या उस फॉर दैट मैटर एनी इंडिविजुअल इन डेमोक्रेसी, आप ऑन द मार्जिन कुछ एडिशन कर सकते हैं या आपके गलतियों से कुछ नुकसान हो सकता है। जीत और हार पार्टियों की होती है, उनके नेताओं की होती है। कोई भी बात ये कहता है कि अरे प्रशांत किशोर ने क्या कहा, क्या किया वहां पे, तो भाई प्रशांत किशोर कहाँ कह रहे हैं कि हमने कुछ किया? ये तो आप खुद ही से सवाल दे रहे हैं और खुद ही से मेरे भी आप में जवाब दे रहे हैं। ठीक है, उस सवाल पर वापस जाते हुए जो मैं पूछ रही थी पोजीशन पर, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर बंगाल में? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए जी। 1.5 साल से आप यहाँ पर हैं और टीएमसी में ही 2 हिस्से हो गए, 2 खेमे हो गए। उसमें एक बड़ा हिस्सा हर था, पार्टियों में कई खेमे होते ही हैं। एक सवाल नहीं पूरा होने देते आप पूछिए। उसमें चक्कर क्या है कि क्या हुआ कि जो एंटी ब्रिगेड बना उसमें उन्होंने नाम लिया अभिषेक बैनर्जी का और प्रशांत किशोर का, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो कोई हो, कि भैया ये लोग डिसाइड कर रहे हैं किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, हम इतने साल से काम करते रहे, हमारे कोई अस्तित्व नहीं रहा, ये वो करके गुस्सा करके। ठीक। अब उन लोगों को मौका मिला है जी। ये जो एंटी पीके ब्रिगेड था वो ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के मोल है। ठीक, देखिए मैंने ये बात पहले भी बहुत विस्तार से एक्सप्लेन करी है। when I have come here to work with someone, I have not come here to make friends. मैं यहाँ पार्टी में अपनी लॉबी बनाने, किसी को दोस्त बनाने, किसी को प्रमोट करने नहीं आया हूँ। मेरा काम यह है कि मेरी जो शक्ति बुद्धि भगवान ने दी है उसको लगाकर जो जिस विषय पर भी पार्टी मेरा सुझाव या मेरा सहयोग चाहती है उस पर मैं अपने हिसाब से उनको सुझाव दूं, उनकी मदद करूं। जब आप 1.5 साल में किसी पार्टी को रीऑर्गेनाइज रीपोजिशन करने की कोशिश करते हैं, पार्टी क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, अब आज तक में मान लीजिए कोई नया मैनेजर आ जाए और फिर वो उसको थोड़ा सा रीपोजिशन या रीऑर्गेनाइज रीब्रांड करने की कोशिश करेगा, तो किसी को आगे करेगा, किसी को पीछे करेगा, कोई लाइट, कोई सेटअप, कोई प्रोसीजर, प्रोटोकॉल चेंज किए जा सकते हैं। जब इस तरह का चेंज आप लाते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खराब लगता है। चैलेंज ये है कि मेजॉरिटी को अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। तृणमूल में 220 से ज्यादा एमएलए हैं, 2.5 करीब 40 से ज्यादा एमपी हैं। समझिए कि 20 एमएलए छोड़कर चले गए, तो आप 200 एमएलए की बात तो नहीं कर रहे हैं, उस 20 की बात कर रहे हैं। 40 एमपी में अगर एक एमपी चला गया तो उस एक एमपी को तो आप ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चला रहे हैं कि अरे ये तो प्रशांत किशोर से नाराज होकर चले गए, लेकिन जो बाकी के 40 एमपी बचे हुए हैं उनकी भी बात तो कीजिए आप कि वो क्या कह रहे हैं। और जहां तक गुट और नहीं गुट होने का सवाल है, हाँ, चर्चा हमेशा लेकिन जाने वालों की होती है ना। आप शुभेंदु अधिकारी करके जो लेफ्टिनेंट माने जाते थे, करीबी माना जाते थे ममता बनर्जी के, लेफ्टिनेंट तो आप किसी को बना सकते हैं। ताकत और तृणमूल जो पार्टी है उसका कोर ममता बनर्जी है। लेफ्टिनेंट बदलते रह सकते हैं, आज मैं काम कर रहा हूं, कल कोई दूसरा करेगा, पहले कोई और कर रहा था, आगे कोई और कर सकता है। जनता जो यहाँ वोट करती है तृणमूल को, वो प्रशांत किशोर को या किसी दूसरे लेफ्टिनेंट को देखकर वोट नहीं करती है, वो नेता को देखकर वोट करती है, जो काम करना चाहती, जो काम वो पार्टी कर रही है नहीं कर रही है उसको देखकर वोट करती है। यहाँ पे एक सिमिलैरिटी है क्या बीजेपी टीएमसी में? अथॉरिटेरियन तरीका है, व्यवहार है ममता बनर्जी का। देखिए देखने का नजरिया है। बीजेपी आप भी कह रहे हैं ना बस वही है, बाकी तो सब... नहीं पब्लिक के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए अभी आज जो बीजेपी है वो बहुत सक्सेसफुल है। बीजेपी में आपको बहुतेरे लोग मिल जाएंगे कि नहीं ये जो वाजपेयी वाली बीजेपी थी वो ज्यादा डेमोक्रेटिक थी, ये ज्यादा अथॉरिटेरियन है। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या अथॉरिटेरियन है और क्या डेमोक्रेटिक है, इसका फैसला हमको जनता पर छोड़ देना चाहिए। जब तक बीजेपी जीत रही है तब तक आप कितना भी कहें कि नहीं जो अभी प्रेजेंट लीडरशिप बीजेपी की है वो अथॉरिटेरियन है, वो कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर नहीं चल रही है, या अपने बुजुर्ग नेताओं को इन्होंने साइडलाइन कर दिया है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो बादशाह, हाँ, जो डेमोक्रेसी में आपको सिकंदर वही है। यू हैव टू रेस्पेक्ट द विजडम ऑफ द पीपल। अगर आपको वो जिताकर ला रहे हैं तो आपकी जो भी कार्यशैली है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता के जिता देने से आपकी सब कार्यशैली एकदम 100% ठीक हो मान ली जानी चाहिए, लेकिन बाई लार्ज अगर जनता का समर्थन आपको है तो आपको मानकर चलना है कि भाई वो ठीक कर रहे हैं। अगर बीजेपी की लीडरशिप की जो भी अभी उनकी स्ट्रेटजी है, जो भी उनका कार्य पद्धति शैली उनकी जो भी है, अगर बीजेपी जीत रही है तो हम और आप चाहे जितना भी कहें कि उनकी शैली अच्छी नहीं है, उसका कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। ठीक है, अगला सवाल मेरा इसलिए क्योंकि आपने अभी हमने ममता और मोदी दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बात की, तो आपने कई लोगों के साथ काम किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मोदी और राहुल गांधी, क्या फर्क है दोनों के काम करने के तरीके में? देखिए आपने गुजरात में काम किया, चाय पर चर्चा, वहां से खाट पर चर्चा पर आए, खाट खटिया खड़ी हो गई। ये खाट पे चर्चा, चाय पे चर्चा, ये तो छोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं जो चलता रहता है। आप जब किसी सिस्टम के हिस्सा हैं, कोई एक कैंपेन करते हैं, दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है?
दोनों व्यक्तियों में हाँ। जमीन आसमान का फर्क है। क्या अब क्या फर्क है, ये तो इसको बैठ के एनालाइज करने की बात है। मोदी जी है, डिसीजन राहुल गांधी। मेकिंग को लेकर आपको लगता है जब आप काम के लिए जाते थे कि ये करना है, डिसीजन मेकिंग को लेकर क्या डिफरेंस दिखता था मोदी और राहुल में? भैया दोनों की कार्यशैली अलग है। हाँ। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि मोदी जी का काम करने का जो तरीका है वो उनको सूट करता है, उनके लिए वो सक्सेसफुल रहा है। क्या और है वो तरीका? आपसे कैसे इंटरेक्ट करते थे? भैया आप कैसे इंटरेक्ट करते थे ये तो बात अभी बताना बड़ा मुश्किल है कि कैसे इंटरेक्ट करते थे, और उसका कोई संदर्भ भी नहीं है। मोदी जी अगर कुछ ठीक कर रहे होंगे तभी जीत कर आए हैं। अगर हर मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री बन नहीं जाता है। जो प्रधानमंत्री है वो इतना सक्सेसफुल पॉलिटिकली इतने दिनों तक अगर 7 साल से बने हुए हैं तो कुछ तो ठीक कर रहे होंगे, इसमें कोई दो मत है। और राहुल गांधी को जब आप कंपेयर करते हैं कोई मैंने राहुल decision या गांधी कोई पहली बात तो यह है कि मैं यूपी में 7 पसंद है सर, आप ही कर रहे ठीक थे ना? बिल्कुल एक बात अखिलेश सुनिए, यादव और अरे उनका। राहुल गांधी के साथ मैंने कोई इतने लंबे समय तक काम किया नहीं है, और राहुल गांधी पर मैं कुछ बोलूं मुझे लगता है कि ये मेरे से बहुत बड़ी बात है। मैं कौन होता हूँ राहुल गांधी पर बोलने वाला? राहुल गांधी सक्षम है अपने विषय में बताने के लिए, या उनकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है, इतने बड़े बड़े पर लीडर, इतने आपने बड़े सबके साथ पर्सनली काम किया, इसीलिए बस पर्सनल अनुभव से एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर मैं प्रोफेशनली बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कौन चाय और कॉफी के लिए पूछता था और कौन रसगुल्ला के लिए। मैं आपसे ये पूछ रही देखिए हूँ कि जब काम आप करने काम के करते तरीके हैं तो में सब आपको चाय रसगुल्ला पूछता है, उसमें लोकतंत्र कोई में दिक्कत नहीं विनिंग है। स्ट्रैटेजी का हिस्सा क्या आपको ऐसा दिखता है कि मोदी का ये तरीका था डिसीजन मेकिंग का, या फिर राहुल में मैंने ये पहले भी कहा, मोदी जी की जो ताकत है वो है कि ही इज ए ग्रेट लिसनर। और शायद ये मेरा देखने का नजरिया है, मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ मच यू आर एबल टू लिसन टू डिफरेंट वॉइसेस, दूसरों को सुनना, उसको सुनकर to be able to make sense of the millions of point of views that are coming, that is what it all boils down to that. He is a great listener, और ये मैं कोई आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ, अपने सारे इंटरव्यू में लोगों ने पूछा है, मैंने सबको बताया है, he is a great listener, that is his strength. और ममता दीदी के बारे में ऐसी प्रोफेशनली पूछ रही हूँ मैं, प्रोफेशनली अब ममता क्या है उनकी देखिए, वो चीज जो आपको लगता है उनको इस बार, जैसे उन्होंने खेला हॉबी किया, खेला हॉबी के उनकी बहुत ताकत, बज़ हुआ। उनकी जो ताकत है हाँ। वो ग्रासरूट की उनकी जो समझ है, जो उनकी एनर्जी है, जो लोगों से कनेक्ट करने की उनकी क्षमता है, वो अनमैच्ड है। क्या अभिषेक बैनर्जी दीदी आपको बहुत आर्टिकुलेट शायद कभी ना दिखें, लेकिन हर नेता का एक अपना तरीका है। जनता ने अगर उसको प्यार किया है, उसको वोट किया है, तो कुछ तो उसमें अच्छी बातें होंगी। और वो अच्छी बात दीदी में ये है कि उनका जो पीपल कनेक्ट है वो शायद बहुत तेरे नेताओं से अच्छा है। क्या अभिषेक बैनर्जी का एक बैगेज हो गया उनके लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में भतीजा बार बार बीजेपी के लिए, क्या वो अननेसेसरी बैगेज हो गया? मुझे नहीं लगता है। अभिषेक बैनर्जी पार्टी में एक महत्वपूर्ण लीडर है, और उसको ना बहुत ज्यादा करके आंकना चाहिए ना बहुत कम करके। पार्टी को ममता बनर्जी चलाती हैं, पार्टी की नेत्री ममता बनर्जी हैं, इस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और जो लोग भी ममता बनर्जी को थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनको ये पता है कि ये 24/7 हैंड्स ऑन पॉलिटिशियन है। ऐसी नहीं है कि वो बैठी हुई है और कोई दूसरा आदमी चला रहा होता है। एक छोटी सी बात, छोटा सा डिसीजन भी जो पार्टी में होता है वो दीदी के इन्वॉल्वमेंट, उनके कॉन्करेंस, उनके सजेशन के बगैर नहीं हो सकता है। तो कोई आदमी, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, बक्सीदा हो, पार्थोदा हो, बॉबी हकीम हो, दूसरे लोग हों, जो भी बड़े नेता हैं, उनका सबका अपना सम्मान है, उनकी जगह है, उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ममता बनर्जी। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 1.5 साल में कोई भी ऐसा बड़ा या छोटा डिसीजन जिसका कोई मटेरियल इंपैक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ है जिसमें दीदी खुद इन्वॉल्व ना हो। पैर में जो उनकी चोट आई नंदीग्राम में, जी, व्हील चेयर वाला मामला, उस पर जब गृह मंत्री से बात होती है वो कहते हैं कि आप ममता दी को कहिए कि आप वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करें। अब देखिए, क्या ये इमोशनल सेंटिमेंटल वोट लेने का की स्ट्रैटेजी है जो बीजेपी कह रही है? देखिए, अब गृह मंत्री क्या कह रहे हैं मैं उसका जवाब तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन जो सच्चाई है, लेट्स पुट द फैक्ट, दीदी वहां प्रचार कर रही थी, उनको चोट लगी। कुछ लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंटल था, कि भाई प्रचार करने में चोट लग गया, पैर में हेयर क्रैक फ्रैक्चर है, क्या है मुझे एकदम एग्जैक्ट जानकारी नहीं, लेकिन फ्रैक्चर है, तभी वहां पे प्लास्टर लगा हुआ है, 3 दिन हॉस्पिटल में रही। इलेक्शन कमीशन जो कि अभी सरकार के लिए, सरकार को चलाने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे वहां के एसपी को सस्पेंड किया, दीदी के सिक्योरिटी के इंचार्ज को चेंज किया, कई ऑफिसरों पे कार्रवाई की है। उसके बाद एक मल्टी एजेंसी प्रो को ऑर्डर किया। ये तो आप मानते हैं कि उनको चोट लगी,
अब उसके दो पहलू हैं, कोई कह रहा है कि चोट एक्सीडेंटल लग गई, कोई कह रहा है कि नहीं चोट इसलिए लगी क्योंकि भीड़ में कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है और तृणमूल का ऑफिशियल स्टांस यही रहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और जो कुछ भी जिन किसी की भी गलती है उस पर उस अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अब जरा कूच बिहार के मामले पे आते हैं। देखिए, आपने बहुत मेहनत की और आपने खुद भी स्वीकारा कि अगर आपने एक पहले छवि बनाई है तो अगर आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं उसको दिखाइए खुलकर। फिर आप उसको बात को एक पार्ट को ले रही हैं। मैंने कहा आप जो हैं वो जनता को दिखना चाहिए मंच पर। दूसरी तरफ सेंट्रल फोर्सेस को लेकर, देश की सेना को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर भी देश में अब लोग बड़े ही भावुक हैं, बड़े इमोशनल है। और ये होता है, आपने पिछले चुनाव में क्या कहा था, आपने पिछले इलेक्शन में क्या कहा था? कुछ भावुक हैं और कुछ आप जैसे चैनल जो है ज्यादा जरूरत से ज्यादा दिखा रहे हैं कि भावुकता को ज्यादा दिखा रहे हैं। देखिए, आप फिर मीडिया का मैं हस्तक्षेप करेंगे तो मैं 10 सवाल दाग दूंगी कि यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या होता है। मैं पूछूंगी कोलकाता में किस पत्रकार को हिम्मत है कि यहाँ की कहानी के विपरीत कहानी लिख दे और घूम सके। आपके सवाल के दागने से मैं डर नहीं रहा हूँ। वापस इश्यू पर आते हैं। इश्यू पर आते हुए जब हम सेंट्रल फोर्सेस की बात करते हैं, क्या कूच बिहार के मामले में जो ममता बनर्जी कह रही है कि जानबूझकर ये सेंट्रल फोर्सेस ने किया है, क्या ये सही नैरेटिव है किसी मुख्यमंत्री पद की दावेदार के लिए बोलना कि जानबूझकर सेंट्रल फोर्सेस ने ये नरसंहार कर दिया? मैं बता रहा हूँ क्या है। दीदी का आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देखिए जो उन्होंने नंदीग्राम में दिया। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ को लेकर जो भी संदेह लोगों के मन में है, ये हस्तक्षेप कर रहे हैं या फ्री एंड फेयर पोल नहीं कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवानों की, सीआरपीएफ फोर्सेस की, सेंट्रल फोर्सेस की गलती नहीं है। ये गलती दीदी के शब्दों में सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो कि उसको ऊपर से डायरेक्ट या मिसडायरेक्ट कर रही है। गवर्नर को फोन करने लगी। बिल्कुल, ये तो सही बात है। क्या दिक्कत है? ऑप्टिक्स नहीं भाई, क्या है? ऑप्टिक्स क्या है भाई? गवर्नर यहाँ के हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। बैठ गई। अरे बूथ पे नहीं बैठी हैं, बूथ के बाहर बैठी हैं क्योंकि उनका बूथ एजेंट वहां से सो कॉल्ड बीजेपी के गुंडों के डर से भाग गया। तो एज ए कैंडिडेट दिस इज ए रूटीन प्रैक्टिस। आपने इतना इलेक्शन कवर किया है, कहीं बूथ पे गड़बड़ी होती तो कैंडिडेट को दौड़ के जाना पड़ता है वहां पे। कैंडिडेट के तौर पे वहां पे गई और वहां से उन्होंने गवर्नर जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, सबसे सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनको उन्होंने फोन किया। बाहर निकलकर जब पत्रकारों से उन्होंने बात किया तो उन्होंने, ये सेंट्रल फोर्सेस की बात को मैं कंप्लीट कर लूं, उन्होंने कहा कि मैं कोई भी गलती सेंट्रल फोर्सेस की नहीं है, जो लोग उनको डायरेक्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल मोटिव है, उनके डायरेक्शन पर वो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, ये ऐसा लोगों को दीदी का नरसंहार कर रहे हैं। यही मैं बता रहा हूँ, दीदी का ये आरोप है। जैसे गृह मंत्री का आरोप दीदी पर है, वैसे दीदी का आरोप ये है जो कूच बिहार में हुआ। कूच बिहार में 5 लोग सेंट्रल फोर्सेस की गोली से मारे गए हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी लीडर या कोई भी जो लोकतंत्र में भरोसा रखता है वो इसको दुखद नहीं मानेगा। 5 लोगों की जान गई है और वो पोल रिलेटेड वायलेंस में नहीं गई है, सीधा सेंट्रल फोर्सेस से फाइट में गई है। 5 गरीब आदमी या 5 सामान्य नागरिक अगर अपनी जान उसकी चली जाती है पुलिस फायरिंग में, तो एज ए लीडर आप उसको बात को उठाएंगे नहीं। अमित शाह तो कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों को भड़काया और किन्होंने भड़काया? इस वजह से अरे भाई ममता दी ने वो उनका एक भाषण कोट कर रहे हैं। फिर देखिए वही बात है, इसकी वजह से क्या कहा दीदी ने? दीदी ने कुछ नहीं भड़काया। दीदी ने ये कहा सेंट्रल फोर्सेस ने शौक से तो गोली चलाई नहीं होगी, इतना हम और आप दोनों अरे भैया तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है आप ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि दीदी ने क्या कहा, पहले तो इस बात को तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है। दीदी ने कहा कि मैं खासकर महिलाओं को, इस राज्य की महिलाओं को ये बता रही हूं कि अगर सेंट्रल फोर्सेस आपको वोट देने में दिक्कत कर रही हैं तो आप उनका घेराव कीजिए। घेराव इज ए परफेक्टली डेमोक्रेटिक वे ऑफ रजिस्टरिंग योर प्रोटेस्ट। उन्होंने कहीं नहीं कहा है फोर्सेस का घेराव। बिल्कुल, अगर आप मुझे वोट नहीं देने दीजिएगा तो आपको पीसफुल तरीके से आपको घेराव करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल घेराव करने की बात करेंगे। कौन इंश्योर करेगा सर? अरे भैया तो आप गोली चला दीजिएगा। कोई आपका घेराव करने आएगा इस डेमोक्रेसी में, कोई अगर घेराव रिपोर्ट आनी बाकी है, वो कह रहे हैं कि उनकी जान को सुनिए, वो ठीक है, वो जो कह रहे हैं। आप जानते हैं कि हथियारों का बीरभूम से सर जिंदा बॉम्ब बरामद हुई। फिर वही बात हो गई। मैं कह रही हूँ कि देखिए आप जो परिस्थितियां हैं यहाँ हिंसा का इतिहास। नहीं, एक मिनट। आपने कहा कि कोई लीडर कह रहा है कि भाई ये बात आपकी नहीं मानी जा रही तो इनका घेराव कीजिए। तो अगर घेराव करना अनडेमोक्रेटिक हो गया और गोली चलाना डेमोक्रेटिक है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मतलब दीदी ने कहा कि अगर आपको वोट देने में कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो आप उसका घेराव कीजिए। घेराव करना, जहां तक मैं समझता हूं, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, जिस भाषा में भी आप समझना चाहते हैं, इट्स ए परफेक्टली डेमोक्रेटिक वे ऑफ रजिस्टरिंग योर प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हाटएवर यू थिंक इज नॉट राइट। लेकिन गोली चलाना तो राइट नहीं है। लेकिन अगर राइट है तो लेट द इन्वेस्टिगेशन कम। और एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए लीडर ऑफ बंगाल, शी इज विद इन हर राइट। अब आप देखिए,
इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 3 दिन तक कूच बिहार में कोई नहीं जाएगा। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं 2014 के लोकसभा इलेक्शन का। मोदी जी आए थे पटना, गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हुआ, वहां पर कुछ लोगों की जान चली गई। अगले ही दिन मोदी जी गुजरात से उन पीड़ित परिवारों से मिलने आए। तो क्या वो पॉलिटिक्स कर रहे थे? इलेक्शन कमीशन ने उनको उस समय रोका, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन मुख्यमंत्री को कह रहा है कि आप नहीं जा सकते हैं कूच बिहार में, जबकि फैक्ट ये है कि कूच बिहार में इलेक्शन खत्म हो गया। ऐसा भी नहीं कि कूच बिहार में इलेक्शन अभी चल रहा है, चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए लीडर यू कैन नॉट गो एंड मीट द विक्टिम्स। मैं आपके दर्शकों पर छोड़ता हूं कि आप देख लीजिए कि किसकी गलती है यहाँ पे। ठीक है, उनका ये प्लाइट है कि इससे मामला और बिगड़ सकता है। किसका प्लाइट है ये? किसका प्लाइट है? इलेक्शन कमीशन का। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने वहां के एसपी को बदला। वहां पर जो अभी एसपी हैं, जो दीदी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वो एसपी रेगुलर एसपी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन द्वारा अपॉइंटेड है। पूरी प्रशासन, पूरी लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की है। उनके मातहत 5 लोगों की जान गई है और वही आज सुपरमेसी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और दोष दूसरे पर लगा रहे हैं। रिपोर्ट कास्ट के लिए इंतजार करते हैं। आखिरी सवाल, वक्त है अब इस इंटरव्यू के खात्मे का, इसीलिए अंत की तरफ आते हुए 2 मई के लिए आप कह रहे हैं ममता दी की सरकार बनेगी और 100 से कम सीटें बीजेपी। तृणमूल इज विनिंग एंड विनिंग बिग। बीजेपी विल स्ट्रगल टू क्रॉस 100, दे विल बी बिलो 100 एंड इफ इट डजंट हैपन दैट वे, यू कैन होल्ड मी अकाउंटेबल, कॉल मी कि भैया अब ये जो काम आप करते रहे हैं 2, 4, 5, 10 सालों से, इस काम को आपने कहा था कि आप छोड़ देंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हाँ जी मैंने छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर सवाल का अपने अंदाज में जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर जी। प्लेजर आपसे बातचीत करने के लिए। तो आपने प्रशांत किशोर जी को सुना, पूरी रणनीति जो बंगाल की उनकी है, कह रहे हैं अपनी बात पर मैं कायम हूं। मोदी की लोकप्रियता बंगाल में है, इसको मैं खुलकर सबके सामने कह रहा हूं, लेकिन इसी के साथ ये भी कह रहा हूं कि 100 पार करना बीजेपी के लिए एक बड़ा स्ट्रगल शब्द उन्होंने यूज किया है। बहरहाल 2 मई के नतीजों का इंतजार करते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।